स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, जाम में फंसे हो कभी, या टोल बूथ पे सर पकड़ा है कि कब तक और कितना, या कभी पेट्रोल पंप पे जाके सोचते हो कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता कब होगा जब क्रूड ऑयल प्राइसेस भी कम हो गए, या कभी ऐसा लगा है कि कार खरीदने जा रहा हूं और 50% टैक्स सरकार को देना पड़ रहा है। तो फिर कैसे ये जो कार सेक्टर का बूम है मिडिल क्लास के लिए, वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के साथ साथ मिडिल क्लास की फ्रस्ट्रेशन भी बनता जा रहा है। कहाँ लैग कर रहे हैं हम, इसी बात को समझेंगे आज के हमारे टॉपिक में, जो कि है इंडिया कार सेंट्रिक बूम, मिडिल क्लासेस फ्रस्ट्रेशन एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ हाई स्पीड रेल मॉडल्स लाइक जापान, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया, we are just copy pasting the American models or the European models of a car centric growth। अरे भाई 140 करोड़ जनता है यहाँ पे, सब कोई कार ले लेगा तो चलाएगा कहाँ, कितनी रोड्स बना लेंगे हम लोग। Although we are the second largest road infrastructure in the world। और सुनो, यूएस से पर स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास ज़्यादा रोड्स हैं, बट स्टिल with the heavy population like ours, the freight movement यानी goods movement जो है वो बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ लेता है भारत के टोल्स की, भारत के हाईवेज की। तो कहाँ पे लाई कर रहा है, व्हाट शुड बी द स्वीट स्पॉट, कैसे जाम से निजात पाएँ, कैसे इस पेट्रोल प्राइसेस को कम कर पाएँ, और कैसे वो 50% तक का जो टैक्स देना पड़ रहा है मिडिल क्लास को, उससे थोड़ा निजात पाएँ। क्या कर सकता है भारत, कैसे हम सस्टेनेबली ग्रो कर सकते हैं, इसी बात पे आगे चर्चा करते हैं। तो सोच के देखो, एक सवाल अपने मन में भी लाओ कि क्या कार खरीदना आज के मिडिल क्लास के लिए अच्छा है? क्या अपने वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट करना इन ट्रैफिक जैम्स अच्छा है? क्या वेरिएबल कॉस्ट जो एसोसिएटेड है कार से वो अच्छी है आपके पॉकेट के लिए, या सिर्फ ये सिर्फ पॉकेट की बात है? ठीक है, चलिए आज इसी पे चर्चा करते हैं और समझते हैं कि क्यों ये फ्रस्ट्रेशन बनता जा रहा है मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि ये उनकी ज़रूरत भी है और वो ये चाहते भी नहीं। तो समझते हैं इस बात को, बट आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, लेट्स टॉक अबाउट द राइज ऑफ इंडियाज रोड नेटवर्क एंड व्हाई ये जो कार्स की ऑब्सेशन है वो क्यों बढ़ी है। सबसे पहले तो यूट्यूब से बढ़ी है, लोगों को देख के एक फोमो होने लगता है कि अरे उनके पास वो वाली कार है, थार है, जिम्नी है, लैंड रोवर है, मेरे को भी चाहिए। ठीक है, यू डोंट नीड द बिगर कार बट यू विल बाय इट। तो आपके ऊपर क्रेडिट बर्डन बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि वो पीयर ग्रुप कंपटीशन, साथ ही साथ हमारा रोड नेटवर्क बेहतर हो रहा है। तो रोड नेटवर्क बेहतर हो रहा है तो लोगों के बीच में ये इंसेंटिवाइज वाला इंडिकेशन जा रहा है कि आप अगर रोड पे ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे या कार्स को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा जल्दी पहुँच पाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। क्योंकि ट्रेन्स की हालत तो आप जानते ही हैं, 35-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है मैक्सिमम ट्रेन्स, एक्सेप्ट वंदे भारत जो इंडिया की सेमी हाई स्पीड रेलवे है, बट वो कहाँ है, हर जगह तो है नहीं। ठीक है, बट कार से आप पॉइंट टू पॉइंट जा सकते हैं। ठीक, तो इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो 6 मिलियन प्लस किलोमीटर में है, सेकेंड ओनली टू यूएस। और यूएस इंडिया से 7 गुना बड़ा है, 7 टाइम्स 10 to 8 टाइम्स मोर, मीन्स बिगर देन इंडिया। और खुद सोच के देखो कि लगातार आपको नितिन गडकरी साहब ये बात कहते हुए नजर आएंगे कि कैसे हम अपना हाईवेज और बढ़ा रहे हैं। दिल्ली से देहरादून पहुंचा देंगे 2.5 घंटे में, दिल्ली से मुंबई पहुंचा देंगे 12 घंटे से कम में। तो व्हाई विल एनीवन गो फॉर अ रेलवे? या तो आप फ्लाइट लीजिए, मिडिल क्लास के पास चॉइसेस क्या बची? क्योंकि अगर आपको टाइम सेव करना है या तो आप फ्लाइट लेंगे, और आपको कम डिस्टेंस पे जाना है तो आप अपनी कार यूज़ करेंगे। सो दिमाग पे प्रेशर आ चुका है, बर्डन आ चुका है कि हमें ज़रूरत नहीं है बट लेनी है कार, कितनी बड़ी वाली, छोटे से काम नहीं चल रहा है, बड़ी वाली लेंगे, टैक्स भी ज़्यादा देंगे और फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा, पेट्रोल का पैसा भी ज़्यादा देंगे, लेकिन लेंगे भाई। और उसके बाद इन्वायरमेंट पर असर पड़ेगा। एक आदमी 7 सीटर SUV लेके घूम रहा है, बैड फॉर एनवायरमेंट, है ना। ऑल्सो इंडियाज रोड्स हैंडल 65% ऑफ फ्राइट up from railways historical dominance, and now this is the big reason to worry because रेलवे का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी स्लो रहा है फ्लाइट्स को लेके। और जनरली तुम लोग को मालूम ही होगा कि 5 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से एक समय गुड्स ट्रेन चलती थी,
बढ़ा के उसको 25 किलोमीटर पर आवर किया गया, थोड़ा और ज़्यादा किया गया है, बट स्टिल जो टाइम हाईवेज के थ्रू लगता है गुड्स ट्रांसफ़र करने में वो बहुत कम है रेलवे से। तो अनलेस अनटिल आपके पास बहुत बड़े कंसाइनमेंट्स हैं और आप डीएफसी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो पीपल प्रेफर और ट्रांसपोर्ट कंपनीज और द पार्सल कंपनीज प्रेफर रोड ट्रांसपोर्ट। ज़्यादा जल्दी चीज़ें पहुंचती हैं, ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड है हाईवेज, थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा लगेगा बट टाइमली आप डिस्पैच कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। एंड दैट्स वाई रेलवे इज़ लूजिंग। और रेलवे का लूज़ करना भारत के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और प्रॉब्लमेटिक है। क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे गुड्स बढ़ेंगे, ट्रक्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी कि हाईवे को और बड़ा करो और हाईवे बनाओ। ठीक है, गुड फॉर इंडिया, बट अल्टीमेटली वो लैंड के ऊपर प्रेशर आएगा। अल्टीमेटली जो आप कार्स लेके चल रहे हैं, आपके लिए जगहें कम होती जाएंगी चलने के लिए, इवन हाईवे पे भी। तो सिटी के हसल बसल ट्रैफिक में तो फंसे ही हो, बाहर जाके टोल बूथ के बाद भी फंसे हुए हो। ठीक है, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो जितना रेलवे पीछे होता जाएगा उतना ज़्यादा रोड्स के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और उतना ही ज़्यादा मिडिल क्लास के ऊपर फ्रस्ट्रेशन और ग्रो करता जाएगा कि क्यों कर, आई शुड हैव यूज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि हमें खुद ड्राइव तो नहीं करना पड़ता, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत तो अच्छी है नहीं, है ना। तो हम क्या क्या देख रहे हैं, सोच के देखो। रेलवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिक्कत है, रोड का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे दिक्कत है, बिकॉज इट इज़ नॉट, कनेक्टिविटी नहीं है उतनी। और तो मजबूरी कहाँ जा रही है मिडिल क्लास की? कार्स। तो मजबूरी है कार्स लेना अपनी सहूलियत के लिए। ठीक है, अब बड़े शहरों में तो फिर भी आपको कैब्स मिल जाएंगे, छोटे शहरों में तो वो भी नहीं मिलेगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, दैट मिडिल क्लास स्क्वीज द इकोनॉमिक बर्डन, द मिडिल क्लास स्क्वीज इकोनॉमिक बर्डन। सोच के देखो कि ओनली 8% ऑफ आवर हाउस होल्ड्स ओन कार। ये बात नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से पता चली है, सिर्फ 8%। लेकिन 150 करोड़ का 8% भी बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, लगभग 9.5-10 करोड़ लोगों के पास कार है। और जो ये 8% लोग कार ओन करते हैं, $7 बिलियन टोल्स पे करते हैं। $7 बिलियन। ठीक है, 1.5 बिलियन हमारी पॉपुलेशन है, 10 करोड़ लोगों के पास कार है, वो $7 बिलियन एनुअल टोल्स पे करते हैं, क्योंकि टोल्स तो अब हर 20-25 किलोमीटर पे आ ही जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप 50 किलोमीटर के आसपास चलते हैं पर डे, तो आपका लगभग 6,500-7 हज़ार रुपये आपका फ्यूल कॉस्ट लग जाता है। ठीक है, ओके। एंड व्हीकल टैक्सेस आर अप 50% फॉर एसयूवीज, 28% जीएसटी से लेके आपका रोड टैक्स। तो आप खुद सोच के देखिए, अगर आप इस इन्फोग्राफिक से समझें तो सिर्फ टैक्सेस का इतना बड़ा रोल है। मोर देन 50% यू आर गिविंग अवे एज टैक्सेस। फिर उसके बाद फ्यूल्स और उसके बाद टोल्स। तो अपार्ट फ्रॉम कार ओन कॉस्ट, कार का ओन कॉस्ट, आप लगभग 2 लाख रुपए हर साल, 2 लाख रुपए हर साल वेरिएबल कॉस्ट में दे रहे हैं, जो आपके हाथ में नहीं। हर साल टोल का रेट बढ़ जाएगा, पेट्रोल का रेट बढ़ जाएगा, टैक्सेस हो सकता है बढ़ते रहे। इंश्योरेंस लेते हो, टैक्स देते हो, सर्विस कराते हो, टैक्स देते हो, इनडायरेक्ट टैक्स पे टैक्स आप दिए जा रहे हैं। सो recurring cost with the cars are so high that it squeezes money out of the pocket of middle class. तो वो पैसे जो अपने, जैसे मान लो कि कहीं घूमने जा सकते थे, बच्चे के अच्छे एजुकेशन में लगा सकते थे, अपना घर अच्छा कर सकते थे, बट मजबूरी क्या है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड सपोर्ट, दे विल हैव टू बाय अ कार। पीपल हैव टू बाय अ कार। हाँ, ऐसा नहीं कि सबकी मजबूरी है, ठीक है। सम पीपल बाय टू शो ऑफ, भाई फोमो हो रहा है, उसके पास बड़ी गाड़ी, मेरे पास नहीं है, मैं भी बड़ी गाड़ी, मेरे पास ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले रहता हूँ, मेरी फैमिली छोटी है, बट आई विल बाय अ एसयूवी। सो अगर आप एसयूवी की तरफ जाते हैं तो 50% फिर आप जीएसटी देते हैं, सरकार को और टैक्स देते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल द कार्स कॉस्ट, 50% अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो जेब से तो जा ही रहा है ना, डिस्पोजेबल इनकम आपकी कमी हो रही है, ठीक है। बट सॉल्यूशन क्या है वो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। सोशल इम्पैक्ट क्या है? अब एक बात समझ के देखो, एक समय था जब लोग रेलवे से जाना पसंद करते थे। आप भी स्टूडेंट रहे हैं, अभी भी स्टूडेंट हैं, तो आपको भी ऐसा लगता होगा ना कि जब आप रेलवे से जाते हैं तो आपकी जर्नीज थोड़ी मेमोरेबल होती हैं, आप नए लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है, थोड़ा आइडियाज़ का आदान प्रदान होता है, तो अच्छा लगता है। एक सोसाइटी डेवलप होती है, एक सोसाइटल कंसेंसस डेवलप होता है, कुछ चीज़ें आप सीखते हैं, कुछ चीज़ें आप सिखाते हैं लोगों को। बट आज के समय में
विथ द चेंजिंग टाइम रेलवेज का जो नेटवर्क है वो तो नहीं बढ़ा, साथ ही साथ उसकी स्पीड जो है, टर्न अराउंड टाइम्स जो हैं वो भी नहीं कम हो रहे हैं। स्पीड बढ़नी चाहिए ना भाई रेलवे की। 2010 में जिस स्पीड पे रेलवे चल रही है, 2025 में आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि रेलवेज वही स्पीड पे चलेगी। एंड विथ राइजिंग एक्सीडेंट्स द प्रॉब्लम इज व्हाट, कि लोग हाईवेज पे शिफ्ट हो रहे हैं, हाईवेज को यूज़ कर रहे हैं, कार्स पे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। और थोड़ी बहुत अगर जनता जिनके पास पैसे नहीं हैं वो बसेस, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए बसेस। वाई? बिकॉज एटलीस्ट उनको ये पता है कि इस टाइम पे चलेगी और इस टाइम तक पहुंचा देगी। विथ रेलवेज यू कांट बी श्योर ऑफ द टाइमिंग्स, ठीक है। ऑल्सो शॉर्ट ट्रिप्स के लिए मिडिल क्लासेस पुश फॉर द कार्स। क्यों? क्योंकि टाइमिंग्स का इशू है भाई, समय कम है लोगों के पास, वीकेंड का समय है, जाना है हिमाचल, जाना है देहरादून, ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ट्रेन 4 घंटा लेट हो गई, क्या करोगे? तो शॉर्ट ट्रिप्स के लिए कार्स और लॉन्ग ट्रिप्स के लिए एरोप्लेन्स। सो मिडिल क्लास ना चाहते हुए भी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हाई स्पीड रेलवेज इन इंडिया, दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स आइदर एयरलाइंस और एयरवेज और रोडवेज। फिर से बर्डन किस पे आ रहा है? मिडिल क्लास पे। ज़्यादा खर्चा करो बिकॉज टाइम इज वैल्यूएबल नाउ, एंड सिंस रेलवे हैज़ नॉट केप्ट अप विद टाइम, आप किधर जा रहे हो? कार्स खरीद रहे हैं, और ज़्यादा कार्स। अब इसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी पे भी इशू आती है, और ब्लू कॉलर वर्कर्स रिलाई ऑन स्लो ट्रेन्स ओनली। भाई सूरत आप देखते हैं, गुजरात देखते हैं, महाराष्ट्र देखते हैं, दिल्ली देखते हैं, पंजाब देखते हैं, साउथ में देखते हैं। तो जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स, दिहाड़ी मजदूर, वो आज भी रिलाई करते हैं रेलवे पे। तो एक तरफ जहां हम देखते हैं कि मिडिल क्लास पुश हो रहा है लग्जरी ट्रैवल की तरफ, एरोप्लेन्स, कार्स, वहीं जो हमारा वर्किंग क्लास है, ब्लू कॉलर वर्किंग क्लास, वो आज भी उसी धीरे चलती ट्रेन, गंदी ट्रेन्स के स्लीपर्स और जनरल क्लासेस में अटका हुआ है। तो देयर इज अ स्टार्क इनइक्वालिटी इन हाउ यू ट्रैवल, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस दैट क्रिएट्स अ सोशल डिवाइड, अ सोशल अनरेस्ट एंड अ डिसकनेक्टेड सोसाइटी इन कंट्री। कैसे पार पा सकते हैं इससे? मॉनेटरी कॉस्ट हमने देखा, सोशल कॉस्ट इस देश के ऊपर हमने देखा, क्या करेगी सब थोड़ा बहुत ठीक हो जाए। इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी है, ठीक है। अरे भाई आप पेट्रोल चला रहे हैं, आप पेट्रोल की गाड़ी चला रहे हैं, आप डीजल की गाड़ी चला रहे हैं, तो आपका इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी आप दे रहे हैं। खुद सोच के देखो इंडिया में, ठीक है, ठीक है, ये देखो आप, इंडिया में रोड ट्रांसपोर्ट से एमिशन सबसे ज्यादा है। इंडिया में रोड ट्रांसपोर्ट से एमिशन देखो सबसे ज्यादा है, 36%। सोच के देखो इस बात को। इवन यूएस से भी ज्यादा, यूएस का तो रोड नेटवर्क भी बड़ा है, ठीक। तो विद द राइजिंग रोड ट्रांसपोर्ट, कार्स, होगा क्या? ये धीरे धीरे एमिशंस और बढ़ते जाएंगे। फिर वही होगा, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, जो भी आपके बड़े शहर है, वहां पे कार्स का लोड और बढ़ता जाएगा, और ज्यादा एयर पोल्यूशन बढ़ता जाएगा। एनवायरमेंटल कॉस्ट बिकॉज ऑफ राइजिंग कार्स। और ये एनवायरमेंटल कॉस्ट किसको बियर करनी है अंत में? मिडिल क्लास को। वही रह रहा है ना अपार्टमेंट्स में, वही काम करने रोज जा रहा है, और जो मिडिल क्लास नहीं है वो भी। तो ओवरऑल आपके जो आने वाला पीढ़ी है, बच्चे हैं, उसके ऊपर, आपके ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर, आपकी फैमिली की हेल्थ के ऊपर, ये है एनवायरमेंटल टॉल। और रोड ट्रांसपोर्ट 12% ऑफ इंडिया CO2 एमिशन के लिए जिम्मेदार है, एंड इट इज प्रोजेक्टेड टू डबल बाय 2050। एक ऐसा समय जब हम ये सोच रहे हैं कि हम नेट जीरो एमिशन की तरफ जाएंगे, वहां हमें ये दिखाई दे रहा है कि सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से, सिर्फ कार्स की वजह से हमारा एमिशन डबल हो रहा है। एंड ऑल्सो देयर इज अ स्लो EV एडॉप्शन इन इंडिया। देयर आर 3 मेजर प्रॉब्लम्स फॉर स्लो EV एडॉप्शन। पहला, रेंज एंग्जाइटी, ठीक है। रेंज एंग्जाइटी क्यों है? क्योंकि भाई बैटरी सेल्स, द कार्स इन इंडिया हैव स्टिल, जो बैटरी सेल्स है वो अभी भी पुरानी है। विथ टाइम हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे नहीं लगा पा रहे हैं। दूसरा, लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। हमारे पास 10,000 चार्जर्स होने चाहिए थे ऑन द हाईवेज, ताकि हम फास्टर EV एडॉप्शन की तरफ जा सके। लोग EVs एज अ प्राइमरी कार यूज करें। लोग प्राइमरी कार की तरह EV नहीं यूज करते, वो यूज करते हैं सेकेंडरी कार, सिटी कार। सब कोई 2 कार नहीं खरीद सकता। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पीपल डोंट बाय EVs कि भाई चंडीगढ़ तक भी जाना है और बीच रास्ते में आपको चार्जिंग का स्टेशन नहीं मिला तो आपकी गाड़ी तो बंद हो जाएगी, क्या करोगे फिर आप?
And the third problem is because of lack of renewable sources of power and still our dependence 50% of dependence upon coal powered plant यानी थर्मल पावर प्लांट, तो जो हम बिजली यूज भी कर रहे हैं उस ईवी को चार्ज करने के लिए, वो दैट इज स्टिल क्रिएटिंग एमिशंस। तो जितना ज़्यादा हम ईवी मान लो बढ़ाए भी तो उससे इन्वायरमेंटल कॉस्ट पे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है, क्योंकि हम रिन्यूएबल सोर्सेज से तो बिजली बना नहीं रहे, हम तो बना रहे हैं 50% कोल से। तो दैट इज़ ऑल्सो कि हम टेल पाइप एमिशन तो कम कर लिए, हम पेट्रोल नहीं जला रहे, हम कोयला जला रहे। तो अनलेस अंटिल देयर इज अ स्ट्रैटेजिक स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन हाउ वी प्रोड्यूस आवर पावर, इवन ईवीज विल बी more emission producing than the tail emission petrol cars. सोच के देखो इस बात को। तो these are the environmental cost and that is on the rise, डबल होने वाला है ये चीज़। तो जब इतना प्रॉब्लम है, डबल हो रहा है, तो कुछ तो करना होगा, कहीं तो रुकेंगे हम। तो फिर we can learn from China। क्या लर्न कर सकते हैं? उनका हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क। चाइना का टारगेट है कि उनका हाई स्पीड रेलवे यानी कि 350 किलोमीटर पर आवर 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन बोलते हैं हाई स्पीड रेलवेज, उसका नेटवर्क वो 50,000 किलोमीटर कर ली हैं, बाय 2025 कर लेंगे। और इंडिया का टारगेट क्या है? 7,000 किलोमीटर्स। इंडिया का टारगेट है 7,000 किलोमीटर्स बाय 2047। नाउ कंपेयर दिस स्टार्क डिफरेंस। एक RRTS चल पाई है, रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम, कहाँ? दिल्ली मेरठ के बीच में। एक मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन बनने वाली थी, द प्रोजेक्ट इज बीइंग डिलेड टाइम आफ्टर टाइम। चाइना 50,000 किलोमीटर बना के बैठा है, क्योंकि चाइना को मालूम है कि कितना भी रोड बना लो, उनकी जो 150 करोड़ की आबादी है उसके लिए कभी भी काफ़ी नहीं होगी। इट हैज़ टू इम्प्रूव इट्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड दैट्स वाई हाई स्पीड रेलवे। सोच के देखो इस बात को। बीजिंग शंघाई 4 आवर्स, बीजिंग शंघाई ओनली 4 आवर्स। बेंगलोर से चेन्नई का जो डिस्टेंस है उसका 4 टाइम्स डिस्टेंस है इसका, बीजिंग और शंघाई का 4 टाइम्स। और चेन्नई बेंगलोर के बीच में जो आपकी वंदे भारत चलती है 6 घंटा लेती है, 6 आवर्स। अगर ऐसी हाई स्पीड ट्रेन इंडिया के मेजर सिटीज को भी ज्वाइन कर ले तो चेन्नई और बेंगलोर के बीच का डिस्टेंस सिर्फ 1 घंटे का रह जाएगा बाई टाइम। तो इससे क्या होगा? रीजनल डेवलपमेंट बढ़ेगा। जो माइग्रेशन की वजह से प्रेशर पड़ता है लैंड के ऊपर, यानी सब लोग बेंगलोर ही आना चाहते हैं, वो कम होगा। क्योंकि लोग अगर आधे घंटे 1 घंटे में लोग बेंगलोर पहुंच जा रहे हैं तो इट विल बी बेटर फॉर देम। जैसे शंघाई बीजिंग 4 घंटे में कर ले रहे हैं, अगर इतनी ही स्पीड की ट्रेन इंडिया में चलती तो बेंगलोर चेन्नई के बीच 1 घंटे का रास्ता बचता। बट आवर टारगेट इज ओनली 7,000 किलोमीटर बाय 2047 एंड बाय 2047 हमारी आबादी 250 करोड़ हो जाएगी। कहाँ से हम उसको बना पाएंगे? अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप करेंगे, सिर्फ रोड्स के ऊपर जाएंगे, कॉपी कैट मॉडल यूज़ करेंगे ऑफ यूएस। सो यूएस की आबादी नहीं बढ़ रही होती, यूएस की लैंड साइज बहुत बड़ी है, हमारी आबादी बहुत ज़्यादा बड़ी है, यूएस से 5 गुना ज़्यादा बड़ी है। तो वी कांट अफोर्ड टू ओनली बिल्ड रोड्स एंड नॉट गो फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स। सो इंडिया में अभी कोई भी ऑपरेशनल हाई स्पीड रेलवे नहीं है। वंदे भारत है, 160 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड है, एवरेज स्पीड उसकी भी वही 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक, रेलवेज कुड कट एमिशन बाय 450 मिलियन टन्स ओवर 30 years. But it will take a lot of time and lot of effort and modernization in railway कि रेलवेज अपने आप को टाइम एफिशिएंट करे, फास्ट करे, सेफ एंड सिक्योर करे, कि जो डीरेलमेंट्स की न्यूज़ आते रहते हैं हर महीने में 2 बार, वो ना आए। तब जाके लोगों का भरोसा बढ़ेगा कि ये टाइम से हमें पहुंचा देंगे। और तब क्योंकि लोग अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना शुरू करेंगे और कार्स के ऊपर से अपना रिलायंस कम करेंगे, तब जाके 450 मिलियन टन्स अगले 30 साल में रेलवेज बचा सकता है, बिकॉज ऑफ लेसर यूज ऑफ कार्स ऑन रोड्स। बट उसके लिए हमें डेवलप करना होगा। ये टारगेट लेके तो हम नहीं चल सकते 7,000 किलोमीटर बाय 2047। आर वी ओनली गोइंग फॉर दैट एरोप्लेन मॉडल? आई डोंट नो। बट विथ द पॉपुलेशन एज बिग एज इंडिया, रेलवे इज द मोस्ट क्रूशियल पीस इन डेवलपमेंट। अगर डेवलपमेंट करना है तो रेलवे का ही करना है। मेरठ दिल्ली RRTS बनने में भी अभी पूरा सेक्शन भी ओपन नहीं हो पाया अभी तक, बट इट इज़ वन
इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट टू कनेक्ट टू डिफरेंट सिटीज, ताकि जो अर्बनाइजेशन की वजह से माइग्रेशन है वो रुक सके। और ऐसे कई सारे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, कई सारे इंडस्ट्रियल टाउन्स को जोड़ने की ज़रूरत है, ताकि दिल्ली, गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर के ऊपर से थोड़ा प्रेशर कम हो सके। और ऐसे कई सारी सिटीज़ है, बैंगलोर के ऊपर से प्रेशर कम हो, हैदराबाद से कम हो, मुंबई से कम हो, चेन्नई से कम हो। बट क्या ऐसा कोई प्लान्स है? नहीं, वी आर वेरी स्लो एंड पॉपुलेशन हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। उस पॉपुलेशन को केटर करने के लिए हमारी प्लानिंग और पुख्ता होनी चाहिए अब, और प्लानिंग का एग्जीक्यूशन स्टेज और जल्दी आना चाहिए। ठीक है, तो पहला है कि हमें हाई स्पीड पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाना होगा। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रॉमिस एंड पिटफॉल्स। तो देखो, फेम सब्सिडीज की वजह से ईवीज का अडॉप्शन तो बढ़ा, ठीक है, बट ज़्यादातर अडॉप्शन जो बढ़ा है वो या तो 3 व्हीलर्स का है, जिसको हम ई रिक्शा बोलते हैं, थैंक्स टू आवर ऑटो वाले भैया, ठीक है, या ई रिक्शा वाले भैया कि कम से कम ई रिक्शा के अडॉप्शन की वजह से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। ऑल्दो इट इज़ अ मेनेस, ट्रैफिक सिचुएशन वर्स हुई है सिटीज़ में, चाहे छोटे शहर हो, बनारस जैसे शहर हो, चाहे दिल्ली जैसा शहर हो, बट पॉइंट टू पॉइंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो समस्या है वो तो धीरे धीरे दूर हुई है। लोगों को ज़्यादा आसानी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब मिलने लगा है। तो हमें बैलेंस बना के चलना है कि कितना ई रिक्शाज होने चाहिए, और साथ ही साथ कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी फॉर आवर पब्लिक। ऑल्सो देयर आर चैलेंजेस रिलेटेड टू ईवीज इन इंडिया, दैट इज ईवीज आर स्टिल वेरी हाई कॉस्ट इन इंडिया। 25-25 लाख की ईवी आ रही है, रेंज 400 किलोमीटर, और सिंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, चार्जिंग स्टेशंस नहीं है, और कोल बेस्ड पावर आज भी यूज़ कर रहे हैं, तो पीपल आर स्टिल रेजिस्टेंट टू एडॉप्शन ऑफ 4 व्हीलर ईवीज। 2 व्हीलर तो चलो फिर भी धीरे धीरे एडॉप्शन में आ रही है। ऑल्सो वी नीड 10,000 न्यू चार्जर्स बाय 2030। देखो, हमें 10,000 चार्जर्स तो 2025 तक ही चाहिए थे, बट अब ये 2030 तक भी नहीं कर पाए, तो दैट विल बी अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन फॉर द इंडियन ईवी इंडस्ट्रीज एटलीस्ट। तो अडॉप्शन नहीं होगा, फिर लोग क्यों खरीदेंगे कार? 2 कार खरीद के क्या करेंगे? पेट्रोल, भाई तुम एक बात सोचो कि तुम ईवी इसलिए खरीद रहे हो कि तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाए, बट ईवी खरीदने के लिए भी तो 15 लाख लगा रहे हो ना। तो वो 15 लाख रुपए खर्च करने से अच्छा कि पेट्रोल ही भरवा लो, और फिर सर पकड़ के बैठे रहो कि कहाँ आप जाम में फंसे हुए हैं, कहाँ 10 किलोमीटर पर लीटर दे रही है मेरी गाड़ी, है कि नहीं? ठीक। सो पॉलिसी रिकमेंडेशंस फॉर सस्टेनेबल मोबिलिटी, क्या करें हम लोग कि जो मोबिलिटी है इंडिया में वो बेहतर हो सके, और लोगों के बीच में जो वो गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, रोड रेज की प्रॉब्लम्स हैं, रोज़ रोज़ जैम में फंसना, आप अपना समय वेस्ट करना, ह्यूमन कैपिटल का एक तरह से थक के ख़त्म हो जाना, घर जाते थे पर्सनल लाइफ ख़त्म हो जाना, वो कैसे बेहतर कर सकते हैं? जस्ट बाई डूइंग वन थिंग राइट, इम्प्रूव द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंटरसिटीज़ एज वेल एज इंट्रासिटीज़। इंट्रासिटीज़ के लिए मेट्रोज बनाइए, मेट्रो नेटवर्क को एक्सपैंड करिए, बस ट्रांजिट बनाइए, जहाँ पे जैसा भाई आप एक फिजिबल रिपोर्ट बनाते हैं ना, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं कि कहाँ पे मेट्रो बन सकती है, कहाँ पे बस आरआरटीएस आ सकती है, कहाँ पे हम वो रोपवेज बना सकते हैं। अब जैसे छोटा शहर है बनारस है, रोपवे से काम चल जाएगा। बड़ा शहर है दिल्ली है तो बेहतर मेट्रोज होने चाहिए। बड़ा शहर है लखनऊ है तो वहाँ पे मेट्रोज होने चाहिए, है ना? तो उस हिसाब से आप अपने पब्लिक इंट्रासिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करें, और साथ ही साथ हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क से एटलीस्ट देश की राजधानियों को तो जरूर जोड़ें। 10,000 EV चार्जिंग स्टेशंस बनाएं बाय 2030 एट एन अलार्मिंग पेस। ऑल्सो इंट्रोड्यूस एनुअल टोल पासेस 3,000 रुपीज़ पर ईयर, ताकि एटलीस्ट टोल का जो खर्चा है, हमने देखा ना कि साल का टोल का खर्चा लोगों के ऊपर लगभग 9,000 रुपये है, 9,000, और लोगों की मजबूरी है। अरे भाई, दिल्ली से आपको गुड़गांव आना है तो आपको आना ही है, आप द्वारका एक्सप्रेस यूज़ करेंगे तो आपको टोल लगेगा। तो बार बार आप लोग ट्रैफिक कंजेशन से बचने के लिए द्वारका एक्सप्रेस यूज़ कर रहे हैं, और वहाँ वो 150 रुपया टोल दे रहे हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ? फिर वहाँ पेट्रोल का खर्चा बचाया और यहाँ पे टोल में दे दिया। तो क्योंकि आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, सो इट्स बेटर कि लोगों के जेब पे थोड़ा सा रहम कर दीजिए और एक एनुअल पास बना दीजिए इंटरसिटी ट्रैवल्स के लिए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। एंड बिल्ड 5,000 किलोमीटर ऑफ साइकिलिंग पाथ्स।
लो एमिशन जोन्स एंड शिफ्ट 50% ऑफ फ्राइट टू रेलवेज बाय 2040। जो 65% रोड के पास है वो धीरे धीरे अब अच्छा रेलवे कर भी रही है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स को और बढ़ाया जा रहा है, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ठीक है, और उसको डेंस किया जा रहा है ताकि जो रेलवे की स्पीड्स हैं, फ्राइट कैरिंग स्पीड्स, उसको बढ़ाया जा सके। तो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगा और हैवी इन्वेस्टमेंट नीडेड है, वैसे वैसे जो फ्राइट है वो धीरे धीरे शिफ्ट करेगी किसकी तरफ? रेलवे की तरफ, ठीक है। अच्छा, 5000 किलोमीटर साइकिलिंग पाथ इन कंट्री लाइक इंडिया वेयर सन इज ऑन योर हेड बड़ा मुश्किल है, क्योंकि साइकिलिंग पाथ बनाने के साथ साथ आपको फिर क्या करना पड़ेगा? पेड़ और लगाने पड़ेंगे। सो अगर आप साइकिल्स इंट्रोड्यूस नहीं भी कर पा रहे हैं, सो गिव इंसेंटिव फॉर इलेक्ट्रिक साइकिल्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। लो एमिशन जोन्स बनाए जाएं और चार्जिंग, छोटे छोटे चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएं साइकिल्स, टू व्हीलर्स के लिए, सो दैट ओवरऑल जो सिटी का एनवायरनमेंट है वहाँ पे एमिशंस को कम किया जा सके। नहीं तो हर अक्टूबर के बाद सुप्रीम कोर्ट यही बोलता रहेगा कि पटाखा मत जलाओ। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम मेन कहाँ है? साल भर है वो प्रॉब्लम। क्या है प्रॉब्लम? कार्स, टेल पाइप एमिशन, द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर आपको इससे हटना है, अपना एनवायरनमेंट साफ करना है, धूल्स को कम करना है और कार्बन डाइऑक्साइड कम करना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कम करना है गैस, और पोल्यूशन से बचना है, तो आपको एक ट्रांजिशनल शिफ्ट करना होगा और बिना सरकारी सहायता के ये पॉसिबल नहीं है। तो ये है हमारे कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशंस, एंड विद दिस वी कैन कंक्लूड दैट कार सेंट्रिक ग्रोथ बर्डन्स द मिडिल क्लास एंड ऑल्सो हार्म्स द एनवायरमेंट, बट with a big country, मतलब population wise big country in India, rail centric EV supported non motorized solutions will be a better option for the country's future, not just country's future but also for sustainable development and for future generations, and act now for a sustainable inclusive India by 2070। जो हमें net zero emission करना है by 2070, वो टाइम अभी है, अब सोचने का समय नहीं है, अब एग्जीक्यूट करने का समय है। सो आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में, और क्या आपके सजेशंस है, और क्या चीज़ें चेंज की जा सकती है इंडिया में मोबिलिटी के लिए, ताकि जो एनवायरनमेंट है और आपकी जेब के ऊपर पड़ रहा खर्चा है वो कम किया जा सके। आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। थोड़ा कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।